हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी डे 54। और आज हम लोग देखेंगे बीएसटी, जिसका नाम है चैप्टर क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस में ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो उसी के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहले समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर उसका फीचर, उसका इंपॉर्टेंस, और उसके बाद समझेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्निकल एनवायरनमेंट, ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं। और उसके बाद समझेंगे कि डीमोनेटाइजेशन किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब दो होता है। पहला एनवायरनमेंट जो नेचर के द्वारा दिया गया, लेकिन दूसरा एनवायरनमेंट जो बिजनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। मान लो ये बिजनेस है, इस बिजनेस के पास जहां ये स्टेबिलिटी है, ये जो बिजनेस है जिस लैंड पर ये खड़ा है, इस लैंड के चारों तरफ एनवायरनमेंट होते हैं। किसका? लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, या फिर कंज्यूमर। ये जितने भी फैक्टर होते हैं, इन सारे फैक्टर को ही हम लीगल एनवायरनमेंट कहते हैं। जो ये सारे फैक्टर है, इस फैक्टर को ये जो बिजनेस है इसे इफेक्ट करता है। तो हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं कि वे सारे फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करे, बिजनेस को इफेक्ट करे, और हम उसे चेंज भी ना कर पाए, हमारे बस में वो सारी चीजें ना हो, तो हम उसे कहेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, सॉरी पहले फीचर्स देखते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट समझना ज्यादा अच्छा होगा। तो पहले फीचर्स क्या होता है। फीचर्स में इसका 7 फीचर्स होते हैं। पहला, टोटलिटी एंड एक्सटर्नल फोर्स। मतलब टोटलिटी एंड एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है कि जो बिजनेस है उसके बाहर से जो फोर्स लगने वाली है, जैसे टैक्सेशन का, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का, लीगल पॉलिसी चेंज हो गया, जीएसटी, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, अगर ये सारे फैक्टर्स बिजनेस पे अप्लाई हो गए, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, मतलब कि गवर्नमेंट कुछ भी चेंज करे, टाइम के हिसाब से कुछ भी चेंज हो जाए, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो जाए, इसमें तुम्हारे बिजनेस का कोई हाथ नहीं होगा कि तुम उसको कंट्रोल कर सको। इसलिए वो सारे अदर्स फैक्टर होते हैं जो बाहर से फैक्टर आते हैं, तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं टोटलिटी एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा होता है स्पेसिफिक एंड जनरल। दो है, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जिसे हम कंट्रोल कर सके। जैसे कि देखो, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस के पास नीचे से सपोर्ट आता है किसका? कंज्यूमर का, मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, या फिर सेल्स का, प्रोडक्शन का। ये जितने फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स इस बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस है, ये सारे फैक्टर को कंट्रोल कर सकता है। बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है, एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है नहीं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल कर सकता है, प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकता है, कंज्यूमर बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, और बहुत सारे फैक्टर को ये कंट्रोल कर सकता है। ऑब्जेक्टिव को, पॉलिसी को, रूल्स एंड रेगुलेशन को, ये सारे फैक्टर को वो कंट्रोल करता है। तो ये हमारे स्पेसिफिक होता है। ऐसे तुम समझो कि ये कोई बिजनेस है, ये बिजनेस, और ये जो है एक सेल्स फैक्टर मान लो, सेल्स है जो इसे अफेक्ट कर रही है कि ये जो प्रोडक्ट ये बना रहा है, ये जो सेल्स नहीं हो पा रहा है, जितना ये प्रोडक्शन कर रहा है उसके मुताबिक इसका सेल्स नहीं बढ़ रहा है, तो ये हमारा सेल्स होता है। और ये सेल्स हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, प्रॉफिट में कंबाइन कर रहा है। इसलिए इससे बचने के लिए सेल्स को क्या ये रिड्यूस कर सकता है? हाँ, क्योंकि ये जो सेल्स है बिजनेस के हाथ में है, और बिजनेस इसे चेंज कर सकती है, हटा सकती है, कुछ भी नई चीजें ला सकती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में दो होते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल। स्पेसिफिक में जो हमारे कंट्रोल में होती है, जिसे हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अगर कोई फोर्स अंदर से लगे तो। लेकिन जब जनरल फोर्स की बारी आती है, तो जनरल फोर्स बाहर की प्रक्रियाओं में होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट का टैक्सेशन, गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में चार्जेस बढ़ जाते, ये ऑल ओवर बिजनेस पे लगेगी, स्पेसिफिक तुम्हारे बिजनेस पे नहीं लगेगी। इसलिए ये सारे बिजनेस पे लगेगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे बिजनेस का अफेक्ट तो करती है, बस ये जो बिजनेस है इसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसे हम कह सकते हैं जनरल रूल्स। खत्म।
फिर देखते हैं कि इंटर रिलेटेडनेस क्या होता है। इंटर रिलेटेडनेस, आपस में ताल। देखो जैसे 5 बिजनेस है, मान लो एक कॉफी का, एक टी का, एक क्लॉथ का, एक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का, एक ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये जो 5 बिजनेस है और ये गवर्नमेंट है। जब गवर्नमेंट ने किसी भी चीज को चेंज किया हो, गवर्नमेंट मानो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की ड्यूटी चेंज कर दिया हो, उसका प्राइस बढ़ गया हो, जब नया गवर्नमेंट आती है तब। अभी जो गवर्नमेंट थी वो 12% टैक्स ले रही थी, पर जब नया गवर्नमेंट आया तो उसने 15% टैक्स लिया। तो ये जितने भी बिजनेसेस हैं, ये सारे बिजनेसेस का टैक्सेशन बढ़ गया, तो उसकी प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाएगा, और ये सारे प्रोडक्ट की प्राइस हो जाएगा, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो कुछ और। तो सारे सर्विस का प्राइस बढ़ गया, तो ये सीधा किस पर अफेक्ट करेगा? कंज्यूमर पर। तो कंज्यूमर जिस पर अफेक्ट करेगा वो हमारे कहलाएंगे इंटर रिलेटेडनेस। यानी जब कुछ भी चीज आती है गवर्नमेंट के थ्रू, पॉलिसी के थ्रू, नेचर के थ्रू, तो वो सारे बिजनेसेस पे अफेक्ट करती है, और वो सारे बिजनेसेस हमारे कंज्यूमर पे निकालती है, और कंज्यूमर से वो पैसा लेते हैं। तीसरा, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है कि सारे लोगों को ये पहुंचाना कि हाँ ये है, और सारे लोगों को प्रोवाइड। तो डायनेमिक का मतलब होता है कि ऐसे बिजनेसेस जहां सारे फैक्टर्स लागू होती हो। देखो बिजनेस इन्वायरमेंट सब जगह लागू होती है, सारे बिजनेसेस में लागू होती है, सारे सिचुएशन में लागू होती है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट का वो हिस्सा है जो सारे पार्ट, सारे बिजनेसेस, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में लागू होती है, इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होती है। फिर आता है यू, अनसर्टेनिटी। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि अनसर्टेनिटी कैसे होती है। जैसे ये बिजनेस है, इस बिजनेस ने गोल बनाया कि हमें 10 दिन के अंदर अपने प्रॉफिट का 10% निकालना है। मान लो 10% का प्रॉफिट, अभी ये प्रॉफिट कर रहा है 10,000, तो आगे जाकर इसका 20,000 प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब ये प्रॉफिट बढ़ाएगा 20,000 कर, तो वो कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा अपने प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ाकर, या फिर अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाकर, तो नहीं सेल्स पे। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसने गोल को अचीव करने के लिए टारगेट रखा, लेकिन अनसर्टेनिटी कहता है कि ये हमारे बस में नहीं है कि ये होगा ही होगा। इसमें दो कंडीशन हो सकती है, पहला होगा, दूसरा नहीं होगा। तो इसमें जो तुम्हारे फ्यूचर के आने वाले अभी टाइम होती है, और अभी जो तुमने गोल बनाया वो आगे जाकर अभी अचीव होगा या फिर नहीं होगा, ये देखना ही तुम्हारे अनसर्टेनिटी कहलाता है। सीधी सी बात है, ये अनसर्टेनिटी तुम्हारे प्रेडिक्शन को तय करता है कि आगे जाकर वो होगा या फिर नहीं होगा, ये अनसर्टेनिटी। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी। देखो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है किसी भी बिजनेस में इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगाओ कि वो बिजनेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, वो किसी को समझ में भी नहीं आए, और वो ज्यादा चले भी नहीं, प्रोडक्शन भी नहीं आएगा। क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा बिजनेस होगा, उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे एम्प्लॉय को समझने में होगा। इसलिए तुम्हारे बिजनेस में जितना इजियर, जितना इजी हो सके उतना इजी तुम स्टाफिंग रखो, कंट्रोलिंग रखो, डायरेक्टिंग रखो, सारे फैक्टर्स रखो, तो तुम उसको और ज्यादा एम्प्लॉय को समझा सकते हो, एफिशिएंसी से समझा सकते हो। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। फिर आता है रिलेटेबिलिटी। रिलेटेबिलिटी और इंटर रिलेटेबिलिटी में बहुत ज्यादा अंतर है। रिलेटेबिलिटी का मतलब होता है कि एक बिजनेस में, हमारे जो बिजनेस में डिपार्टमेंट होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट हमारे इंटर रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि रिलेटेड होने चाहिए। अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं करेगा तो बिजनेस चलेगा कैसे? एचआर सेल्स से कम्युनिकेट नहीं करेगा, सेल्स प्रोडक्शन से कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो वो कभी भी चलने वाली बिजनेसेस नहीं बनेगी। तो हमारा ये फीचर्स कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस की ओर। देखो तुम्हारा बिजनेस इन्वॉल्वमेंट यह कहता है कि जब तुम अपने एनवायरनमेंट को देखकर अपने इंपॉर्टेंस को लागू करते हो, तो उससे पहला आता है कि तुम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब कि पहले आओ और पहले उसका हिस्सा लो। जैसे कि तुमने देखा ही होगा कि इंस्टाग्राम पर जो रील्स चलती है, वो जब पहला रील्स डलता है
तुम उसके रिमेनिंग में जाकर देखना कि पहला रील कौन डाला, दूसरा रील किसने डाला। तो जिसने पहला रील डाला होगा उसमें बहुत ज्यादा व्यू आएगा, लेकिन उसी के रिलेटेड उसी का रिमेंड कर अगर कोई दूसरा रील डाला होगा तो उसका व्यू बहुत ज्यादा गिर जाता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज का कम्पिटिटिव यूज हुआ। मतलब जो पहले आया, जो पहले प्रोडक्ट किया, जो पहले प्रोड्यूस किया और उसे पब्लिश किया, उसको ज्यादा व्यू मिलेगा। जो उसके बाद किया उसको कम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल चैट जीटीपी, जैसे समझो चैट जीटीपी जो है वो तुम्हारे फर्स्ट एआई ऑटोमेशन का प्रोडक्ट आया था, जिसने ओपन एआई ने लाया था। तो चैट जीटीपी आया है, ये सारे बच्चे को पता है कि चैट जीटीपी है, लेकिन चैट जीटीपी के बाद जो एआई आया है, एंथ्रोपिक आया है, किमी आया है, क्लाउड आया है, जितने भी एआई आए हैं ये सारे एआई तुम्हारे सेकेंड एडवांटेज में आएंगे। लेकिन चैट जीटीपी तुम्हारे सबको पता होते हैं, लेकिन जितने ये फैक्टर होंगे ये किसी को पता नहीं होंगे, इसलिए ये हमारे कहलाएंगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दूसरा होता है कि थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना। थ्रेट्स जो तुम्हें क्या, जो तुम्हारे इमरजेंसी सिचुएशन में, इंपोर्टेंस में, या फिर जो तुम्हारे वार्निंग साइन को लाइन के, या फिर तुम्हारे कमजोरी को पकड़े और उसे और ज्यादा इम्प्रूव कर आगे बढ़ाए और उसे हम एक ट्रस्ट एंड वैल्यूएशन वाले चीज में डाल सके। देखो तुम्हारे थ्रेड्स को पकड़ना ये हमारे एनवायरमेंट का इम्पोर्टेंट होता है। जब तुम किसी भी बिजनेस का आगे का प्लान सोचते हो या फिर पीछे का प्लान देखते हो, तो जब तुम पीछे का प्लान देखोगे तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि हाँ हमने पीछे कौन कौन से गलतियां की। लेकिन आगे का प्लान देखोगे तो तुम कहोगे कि हाँ आगे जाकर हम ये काम कर सकते हैं ताकि ये गलतियां मेरे पास ना आए। तो हम फ्यूचर, पास्ट का एंड फ्यूचर का दोनों को मिलाकर प्रेजेंट में प्लान बनाते हैं ताकि फ्यूचर का बेस्ट हमारे आउटपुट निकल जाए। ये हमारा कहलाएगा क्या, वार्निंग साइन, या फिर हम कह सकते हैं इसे क्या, वार्निंग साइन नहीं कहेंगे या फिर कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया ना, पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज, दूसरा वार्निंग साइन, और तीसरा आएगा मेरा टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। टैपिंग यूजफुल रिसोर्स, रिसोर्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना और उसे हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर बांट देना। यानी कि हम जो गुड्स के लिए रिसोर्स को यूज कर रहे हैं उस रिसोर्स का वेस्टेज ना हो, जो हम प्लान बनाते हैं उसका वेस्टेज ना हो, उसे हम कहते हैं टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। और तीसरा तीसरा हो गया। चौथा मेरा आएगा कॉपी विथ रैपिड चेंज। कॉपी विथ रैपिड चेंज, तुम्हारे डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से तुम अपने आप को अगर चेंज नहीं करोगे भविष्य में तो तुम्हारा बिजनेस डूब जाएगा। इसलिए जब तुम डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो तुम्हारा डायनेमिक होना बहुत जरूरी होता है। अपने प्रोडक्ट को टाइम के हिसाब से या फिर सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते रहना। फॉर एग्जांपल एप्पल हर साल अपने आप को चेंज करती रहती है ताकि उसका ब्रांड वैल्यू बना रहे। या फिर इसको देखो बीएमडब्ल्यू भी अपने आप को चेंज करती रहती है ताकि उसका ब्रांड वैल्यू बना रहे। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सारे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चीजें लाती है, इसलिए उसका ब्रांड वैल्यू बना हुआ रहता है। देखिए कॉपी विद रैपिड चेंज। एक और होता है क्या, इम्प्रूवमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर एज इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देती है। जब हम बिजनेस को प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए तो वो हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारे परफॉर्मेंस को भी ज्यादा इंक्रीज कर देती है ताकि हम अपने काम को अच्छी तरीके से कर सके और गलतियां न कर सके। हमारा फीचर्स खत्म, हमारा इंपोर्टेंस खत्म, यानी कि डेफिनेशन हो गया, फीचर्स हो गया और इंपोर्टेंस हो गया। अब देखते हैं डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन 6-7 प्रकार का होती है। पहला आती है इकोनॉमिकल, दूसरा सोशल, तीसरा लीगल, चौथा पॉलिटिकल और पांचवा क्या, टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहला इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट तुम इको में पढ़ोगे कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में कॉस्टिएशन आता है। जब तुम किसी भी गुड्स को खरीदते हो, जब तुम किसी भी गुड्स को बेचते हो तो उसमें तुम्हारे इकोनॉमिक के बेस पर तुम एनवायरनमेंट को चेंज करते हो, इसलिए तुम्हारे बिजनेस में वो सारे चेंज आ जाते हैं, चेंज हो जाती है। तो वो हमारे कहलाएंगे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। दूसरा सोशल एनवायरनमेंट।
जब तुम किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हो तो उसके आसपास जो सोसाइटी होती है वो सोसाइटी को भी तुम फुलफिल करोगे ना, जो उसके पास रिक्वायरमेंट होगी। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर वो थ्रेट्स बन जाएंगे और वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए वो भी जरूरी है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुका है। तीसरा देखते हैं लीगल। लीगल का मतलब कि पॉलिटिकल, जो गवर्नमेंट बनाती है रूल्स रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, ये सारे फैक्टर वो रखती है। इसे हम कह सकते हैं क्या, लीगल इन्वायरमेंट, जो हम किसी चीज नहीं कर सकते। ये जितने भी फैक्टर हम बता रहे हैं ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हमारी बस की बात भी ये सारे फैक्टर नहीं है। तो इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया, लीगल हो गया। अब देखते हैं टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल जैसे कि देखो, अभी हमने इस मार्कर को यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा तो हम इस बोर्ड को हटाएंगे और एक स्मार्ट मार्कर लाएंगे। तो हम अपने हिसाब से टाइम को चेंज कर रहे हैं, हम अपने सिचुएशन के हिसाब से इस बोर्ड को चेंज करेंगे, अपने सिचुएशन के हिसाब से इसे चेंज करेंगे। ये हमारा टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का एक एफिशिएंसी, इफेक्टिव और कॉस्टली मोडिलिटी आती है। तो हमारा खत्म क्या, इकोनॉमिकल खत्म, सोशल खत्म, एनवायरमेंटल खत्म, एनवायरमेंटल लीगल खत्म और टेक्नोलॉजिकल, सारे फैक्टर्स खत्म हो गए। ये इसके हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इकोनॉमिकल हो गया, एनवायरमेंट हो गया, लीगल। अब देखते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि सरकार ने ऊपर से किसी भी चीज को बैन कर दिया। जैसे समझो सरकार ने तुम्हारे टिकटॉक को बैन किया, टिकटॉक को रातों रात ही हटा दिया। तो टिकटॉक के ऊपर जितने भी आईडी थे, जितने भी इन्फ्लुएंसर थे, उसका आईडी हट चुका है। तो वो जो टिकटॉक का इन्फ्लुएंसर का आईडी हटा वो हमारे कहलाएंगे क्या, तो कहलाएंगे डीमोनेटाइजेशन। मतलब कि सरकार के द्वारा वो बैन किया गया है और उसमें मेरा हाथ कोई नहीं होगा और हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते। जैसे इसमें देखो 500 और 1000 का नोट 2008 में 2008 में बैंड हुआ, 2008 या 18 में बैंड हुआ था, इसलिए याद नहीं है। 2008 या 18 में बैंड हुआ था, तब जाकर हमारे 500 और 1000 का नोट बैंड हुआ। तो जितने भी लोग थे उसके बस में ये सारे काम नहीं है कि हमारा पैसा क्यों बैंड हो रहा है, बस बैंड हो रहा है तो हो रहा है। तो ये हमारे कहलाएंगे डीमोनेटाइजेशन। इसका मीनिंग बोल सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे भारत में जितनी भी चीजें गवर्नमेंट के थ्रू अगर बैन किए हैं तो उसके मीनिंग और फीचर्स क्या होंगे कि गवर्नमेंट के थ्रू बैन किया जाता है, हमारे हाथ कुछ नहीं आएंगे, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पास में होगी। और सबसे जरूरी बात कि ये हमारे डिमोनेटाइजेशन के बेस में होती है। हमने देखा डेफिनेशन, फीचर, इंपोर्टेंट, इकोनॉमिकल, लीगल, डिमोनेटाइजेशन, मीनिंग ऑफ फीचर। एक और देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ है। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, हालांकि हम इसको सेंटर में नहीं लिखते हैं, लेकिन ऐसे होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। चलो समझते हैं कैसे। भारत का बनाते हैं नक्शा। चलो माने ये भारत, ठीक है, भारत है। ये जो भारत है ये 1949 में आजाद हुआ, 1949 में आजाद हुआ। तो उस समय जब ये आजाद हुआ था उसके एक साल या फिर 2 साल बाद 1991 में लागू हुआ गया कि हम जितने भी प्राइवेट बिजनेसेस हैं उसको बैन करेंगे और उस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। रेस्ट्रिक्ट इस चीज का कि तुम इस गुड इतना ही बेच सकते हो एक साल में, 2 साल में। मानो ए बी सी और डी, ए ने एक साल में मात्र 101,000 कुर्सी बेचना है, इसको 2,000 कुर्सी बेचना है, इसको 3,000 कुर्सी बेचना है, इसको 4,000 कुर्सी बेचना है। मतलब हर प्राइवेट कंपनी को यह बोला गया है कि तुम एक साल में मात्र इतना ही सेल्स करोगे, इससे ज्यादा तुम सेल्स नहीं करोगे। अगर ये तुम्हारे ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लग जाएगा, 13%, 14% लग जाएगा। तो ये जो है 1949 के पहले 1951 में जो गवर्नमेंट का पॉलिसी आया था
तो इसे हम कह सकते हैं लिबरलाइजेशन, जिसमें हम प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेट कंपनी को बहुत ही कम महत्व देते थे और गवर्नमेंट कंपनी को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। फिर आता है क्या 1953, सॉरी 90 1993 शायद, हाँ 1993 में हमारा जो गवर्नमेंट होते हैं उस गवर्नमेंट ने ये बोला कि प्राइवेटाइजेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस वक्त भारत का जीडीपी गिर चुका था। किस वजह से? कि तुम्हारे गवर्नमेंट कंपनी से पैसा तो आता नहीं है, क्योंकि जितने भी पैसे आते हैं वो प्राइवेट कंपनी से आते हैं, इसलिए प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी। तो अब जो वो गवर्नमेंट थी उसको हटाकर नया गवर्नमेंट जो आया उसने बोला 93 में कि अब से जो प्राइवेट बिजनेसेस होंगे, अब से जो प्राइवेट बिजनेसेस होंगे उसके पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। मानो ये अनलिमिटेड और ये जितना चाहे उतना सेल्स कर सकता है, ये जितना चाहे उतना सेल्स कर सकता है, जितना चाहे उतना प्रॉफिट लगा सकता है, जितना चाहे उतना ब्रांच खोल सकता है भारत में। तो ये हमारे कहलाएंगे प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अब देखो प्राइवेटाइजेशन हो गया, एक लास्ट है ग्लोबलाइजेशन। मानो ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, या फिर ये चाइना मान लेते हैं, चाइना दिखाएंगे, चाइना मान लिया, भारत, चाइना, ठीक है। और यहाँ पे ओशियन, ये हो गया मेरा ओशियन। तो इंडिया में जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होती है, और इसमें जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होती है, इसमें जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होती है, ये सारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अलग अलग जगह हो रही है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पहले प्राइवेटाइजेशन के समय चाइना का चाइना में ही माल बिकता था, मतलब कि चाइना में जितना पैसा है वो आपस में ही गोल घूम रहा है। कैसे समझो, 1 2 3, जियो कंपनी है, ये मटेरियल कंपनी है, ये सर्विस कंपनी है, ये कंपनी है जो कुछ मानो। ये जो कंपनी है जियो का, इसको मटेरियल का जरूरत पड़ा, इसने मटेरियल लिया किससे? इंडिया में ही लिया, मानो चाइना है तो चाइना में से ही लिया किसी एक व्यक्ति, और ये जो है मटेरियल इससे लिया जो गुड्स को बनाता है, निकालता है, काटता है, प्रोड्यूस करता है, तो इसने भी लिया लेकिन चाइना से ये लिया। फिर इसने सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए क्या वर्ड लगाया? कुछ भी लगाया, ये भी हमारे चाइना से है, और ये जो प्रोडक्ट है जिसको देगा ये भी हमारे चाइना से। मतलब कि चाइना में हमारा पैसा घूम रहा, बाहर जा नहीं रहा, तो इसमें हम इसे बोल सकते हैं प्राइवेटाइजेशन, जिसमें हमारे कंट्री में ही पैसे सारे घूमेंगे। और जब ग्लोबलाइजेशन आया 2008 में, तब हमारा आया ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड 195 है ना, तो 195 कंट्रीज में हम अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे कहलाएंगे ग्लोबलाइजेशन, जिसमें ये इसको और ये इसको, ये इसको और ये इसको दे सकता है माल, ये एक्सपोर्ट किया इसको, ये इंपोर्ट किया, ये इंपोर्ट करके इसको दिया और ये एक्सपोर्ट कर दिया। तो चाइना ने इसको माल दिया, माल इसको दे दिया, इसने इसको माल दिया, इसने माल इसको दे दिया, इसने इसको माल दिया, इसने इसको माल दिया, तो ये हमारे साथ कहलाएंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमारा कंप्लीट हो गया बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। इससे ऊपर की क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में नहीं पूछी जाएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम खुद बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं, सॉरी दे रहे हैं, तो हम भी बने रहते हैं और आप भी बने रहिए। तब तक के लिए